हाय गाइस, माय नेम इज़ नेहा बाजपेयी और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरसीपी की। आरसीपी क्या है, क्यों इंडिया ने खुद को आरसीपी से ऑप्ट आउट कर लिया, क्या फ्यूचर में इसके प्रोज और कॉन्स हो सकते हैं, आज इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आरसीपी क्या है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिलकर एक साथ आए और जिन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक ऐसा ब्लॉक बनाएंगे जिसके अंदर ट्रेड जो है वो बैरियर फ्री हो। वो 16 कंट्रीज ने 2011 में इस चीज़ की शुरुआत की, आरसीपी को इंट्रोड्यूस किया गया। 16 कंट्रीज में 10 कंट्रीज एशियान के थे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और इंडिया। इन 16 कंट्रीज ने मिलकर 2012 में नेगोशिएशन स्टार्ट किए। 7 साल तक इस विषय पे नेगोशिएशंस होते रहे और हर कंट्रीज ने बायलैटरली इस चीज़ को नेगोशिएट किया। इसके बाद में 2019 में उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि हम इस डील को आगे लेकर जाएंगे, हम इस डील को साइन करेंगे, इस एग्रीमेंट को साइन करेंगे। लेकिन इंडिया ने 4 नवंबर 2019 में इस डील से खुद को ऑप्ट आउट कर लिया और उन्होंने इंडिया का ये रीज़न था, ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया कि जो आरसीपी के गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे, जो आरसीपी की स्पिरिट थी, करंट सिनेरियो उसको जस्टिफाई नहीं करता है, करंट सिनेरियो उसको बिल्कुल दर्शाता नहीं है और इंडिया के आउटस्टैंडिंग इश्यूज को भी एड्रेस नहीं किया गया है। यही कहकर उन्होंने इस डील से खुद को ऑप्ट आउट कर लिया। इसके बाद में काफ़ी डिस्कशंस हुए इंटरनली कि इंडिया को क्या क्या फ्यूचर में इससे नुकसान हो सकता है। लेकिन इंडिया के जो कंसर्न्स थे, वो क्या क्या कंसर्न्स थे जिन्होंने मिलकर इस इंडिया को फोर्स किया ये डिसीजन लेने के लिए, आज उन सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। जो पहला इशू था वो बेस ईयर का इशू था। बेस ईयर का मतलब होता है कि जैसे कि बेस ईयर 2013 रखने की बात की गई थी, यानी कि हर कंट्री को अपनी कस्टम 2013 में जो वहाँ का कस्टम था उससे कम करनी होगी या उसके हिसाब से करनी होगी। सपोज 2013 में आपका कस्टम 5% था या 7% था, तो आपको 7% से कस्टम कम करना होगा। इंडिया चाहता था कि बेस ईयर 2019 हो, बाकी सारे कंट्रीज चाहते थे कि 2013 हो बेस ईयर। इंडिया 2019 इसलिए चाहता था क्योंकि इंडिया ने 2013 के बाद से अपना जो कस्टम है उसको बढ़ाया है और 2013 कस्टम रखने से उसको काफ़ी नुकसान था, तो इसके कारण वो चाहता था कि 2019 होना चाहिए। दूसरा था इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट। इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट को काफ़ी लॉस होने वाला था, डेयरी में लॉस होने वाला था, स्टील में लॉस होने वाला था। वो किस लिए? कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं मार्केट में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जो कि डेयरी प्रोडक्शन में काफ़ी आगे हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक सर्वे के हिसाब से ये है कि वो अपने प्रोडक्शन का 90% से भी ज़्यादा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया में अगर डेयरी बिजनेस की बात करें तो वो सफिशेंटली प्रोडक्शन होता है, यानी कि हमें कहीं और से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम थोड़ा सरप्लस में ही प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, ये उनके लिए एक फायदे का बिजनेस भी है, क्योंकि फसल के जो आपको पैसे हैं वो एक सीजन के हिसाब से मिलते हैं, लेकिन मंथली वीकली जो पैसे होते हैं वो डेयरी से मिलते हैं और किसान एक बड़ी मात्रा में जो डेयरी प्रोडक्शन है वो करता है। तो इंडिया की मार्केट वहाँ के कंपटीशन को फेस नहीं कर सकती थी। ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो सस्ते होंगे और वो उनको एक टफ कंपटीशन देने वाला था। इंडिया के लिए ये ठीक नहीं था, इसीलिए इंडिया में काफ़ी सारे प्रदर्शन हुए और इस पे उन्होंने बोला कि ये ठीक नहीं होगा हमारे लिए। तीसरा कंसर्न जो था वो रूल्स ऑफ ओरिजिन यानी कंट्री ऑफ ओरिजिन को लेकर था। कंट्री ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब है? इंडिया चाहता था कि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के कंट्री ऑफ ओरिजिन को लेकर। जब भी कोई प्रोडक्ट हम लोग किसी कंट्री का बोलते हैं, जैसे कि हमने बोला कि ये पर्टिकुलर लैपटॉप जो है वो मेड इन चाइना है, इसका मतलब क्या होगा? इंटरनेशनली इसका मतलब होगा अकॉर्डिंग टू WTO कि अगर चाइना ने 40 से 60% वैल्यू एडिशन किया है उस लैपटॉप में, तो वो लैपटॉप जो है वो मेड इन चाइना बोला जाएगा। इंडिया चाहता था कि ऐसे रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए ताकि किस कंट्री ने कितना वैल्यू एडिशन किया है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, ये हमारा एक फार्मूला होना चाहिए, तभी हम कह पाएं कि इस पर्टिकुलर कंट्री का प्रोडक्ट हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये गाइडलाइंस डिफाइन नहीं होंगी तो कोई भी कंट्री कुछ वैल्यू एडिशन करके उसे अपना प्रोडक्ट बनाकर इंडियन मार्केट में ला पाएगा या किसी भी दूसरी कंट्री की मार्केट में ला सकता है और इस तरह से काफ़ी सारे कंट्रीज होंगे वो अपना सामान किसी और कंट्री की मार्केट में फ्लड कर पाएंगे, स्पेशली चाइना। तो ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं थी आरसीपी एग्रीमेंट में।
एक और जो था कि कोई भी ऐसा रूल नहीं था, ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म नहीं थी जिसके तहत जब भी कोई कंट्री एक्सेस डंप कर रहा है किसी भी कंट्री के मार्केट में, तो हम लोग वो जो फ्री बैरियर है या जो फ्री ट्रेड है उसको थोड़ा बढ़ा सकें, अपनी ड्यूटीज को थोड़ा बढ़ा सकें, ताकि ये जो फ्री इनकमिंग हो रही है यानी कि जो डंप किया जा रहा है मार्केट में सामान वो कम हो पाए। तो इसको काउंटरवेल करने के लिए कोई एक ऐसी मैकेनिज्म होनी चाहिए जो कि आरसीपी में नहीं थी, आरसीपी एग्रीमेंट में नहीं थी। इसके अलावा इंडिया का एक और कंसर्न था कि डेटा को प्रोटेक्ट करना, अपने सिटीजन्स के डेटा को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है हर कंट्री के लिए। इंडिया चाहता था कि ऐसी गाइडलाइंस होनी चाहिए ताकि हम अपने सिटीजन्स का डेटा तभी शेयर कर पाएं जब कोई इंपॉर्टेंट हो या जब नेसेसरी हो। यानी कि हर कंट्रीज को अलाउ होना चाहिए कि अपने डेटा सेंटर्स, जो अपने सिटीजन्स का डेटा है वो अपने कंट्री के डेटा सेंटर में सेव करे। हर कंट्री में उसके डेटा सेंटर्स होने चाहिए और जो इंटरनेशनल डेटा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, बस उनकी कॉपी दूसरे कंट्री में या इंटरनेशनली सेव हो जानी चाहिए। इस पे ज्यादातर कंट्रीज एग्री नहीं हुए और ये पॉइंट भी इंडिया का एड्रेस नहीं किया गया। इसके अलावा एक और था कि इंडिया के पास में मैन पावर ज्यादा है, स्पेशली आप अगर आईटी में देखें तो इंडिया सफिशिएंट है या इंडिया के पास में एक्सेस मैन पावर है और वो चाहता था वो इस डील में इसको यूज कर पाए। यानी कि जो एशियन का ट्रेड एशियन ब्लॉक है वो चाहता था वो अलाउ करे कि इंडिया के जो वर्कर्स हैं, जो आईटी वर्कर्स हैं, वो जाकर उस कंट्री में काम कर सके बिना किसी वीजा के। तो ये एशियान ब्लॉक जो था उन्होंने आपस में भी एक दूसरे को ये लेवरेज नहीं दे रखा है और इंडिया को ये लेवरेज देना उनके लिए डिफिकल्ट था। तो इंडिया को इसमें भी कुछ फायदा नहीं हुआ और ये लेवरेज इंडिया को नहीं मिला कि वो मैन पावर सप्लाई कर सके एशियन ब्लॉक में। इसके अलावा अगर और बात करें तो ट्रेड डिफिशियंसी भी है इंडिया में। काफी सारे कंट्रीज के, इवन 15 में से 11 कंट्रीज के साथ में इंडिया का ट्रेड डेफिशिएट है। चाइना के साथ में इंडिया जो है $49 बिलियन का ट्रेड डेफिशिएट है। तो इंडिया के जो अभी तक के बायलैटरल एफटीएज रहे हैं उनमें भी उसको उतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बाहर के प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट इजीली अवेलेबल होती है, पर इंडियन प्रोडक्ट्स को बाहर की मार्केट में उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता है और ये इंडिया का एक पास से बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है। तो वो चाहता था कि फ्यूचर में भी इस चीज को रिपीट नहीं हो, इसीलिए वो इन सारे पॉइंट्स की बात कर रहा था। अब एक और क्लॉज था कि उसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब होता है कि आप जिस तरह से एक कंट्री को ट्रीट कर रहे हैं उसी तरह से आप दूसरे कंट्री को ट्रीट करेंगे। ये WTO का रूल है कि आपको सारे कंट्रीज को सेम तरीके से ट्रीट करना है। अगर इंडिया मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज पे एग्री करता है, यानी कि वो जिस तरह से वो म्यांमार को ट्रीट कर रहा है उसी तरह से उसे चाइना या ऑस्ट्रेलिया को ट्रीट करना पड़ेगा, इस तरह से उसे ऑस्ट्रेलिया या चाइना को ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये ठीक नहीं है क्योंकि काफी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें सारे कंट्रीज को सेम तरीके से ट्रीट करना, ये सेम तरह का लेवरेज देना किसी भी कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है। ये सारे थे जो कॉन्स थे इंडिया को, जो इंडिया के कंसर्न्स थे जिनके कारण उसने ऑप्ट आउट किया। अब ऑप्ट आउट करने के बाद में उसको काफी सारे डिसएडवांटेजेस भी होंगे फ्यूचर में, वो क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। पहला जो मेजर डिसएडवांटेज होगा कि जो इंडिया की कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें बाहर की मार्केट एक्सेस हो सकती थी, जिनमें इंडिया स्ट्रांग है, वो नहीं हो पाएगी। और अगर उन प्रोडक्ट्स की बात करें तो जैसे कॉटन यार्न हो गया या फिर फार्मास्यूटिकल हो गया। फार्मास्यूटिकल में हम लोग काफी अच्छा प्रोडक्शन करते हैं और अगर बाहर की मार्केट चाइना या जापान की जो मार्केट है, जापान से हमारा बायलैटरली एफटीएस है, तो इंडिया को उनकी मार्केट एक्सेस हो पाएगी। लेकिन चाइना या जो दूसरी कंट्रीज हैं जिनकी मार्केट उसको अच्छी तरीके से मिल सकती थी, वो नहीं मिल पाएंगी। दूसरा ये होगा कि जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट है वो शायद थोड़ा कम आए। वो किस लिए? जब भी कोई तीसरा कंट्री अगर किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो हमेशा एक ब्लॉक में इन्वेस्ट करना चाहेगा, क्योंकि रूल सिंपल होंगे, रूल सेम होंगे और सप्लाई चेन जो है वो अच्छी तरीके से मेंटेन हो पाएगी। बजाय कि इंडिया में इन्वेस्ट करने के वो आरसीपी के अंदर इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो ये एक इंडिया को ड्रॉबैक हो सकता है ये ज्वाइन ना करने से। तो ये थे कुछ प्रोज और कॉन्स जो कि इंडिया को फ्यूचर में फेस करने पड़ सकते हैं, बट लेट्स सी व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस। एंड मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।